आज की चर्चा झारखंड की मिट्टी पर केंद्रित है। जेपीएससी और जेएसएससी जैसी परीक्षाओं के लिहाज से ये एक बेहद बहुत ज़रूरी विषय है, जिससे लगभग हर साल सवाल पूछे ही जाते हैं। हमारे सामने जो स्रोत हैं, उन्हें देखें तो झारखंड की कृषि एक पहेली जैसी लगती है। एक तरफ पठारी चट्टानी जमीन और दूसरी तरफ अन्न भंडार कहे जाने वाले इलाके। आज हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे, मिट्टी की परत दर परत को समझते हुए। बिल्कुल सही कहा। और इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि मिट्टी बनती कैसे है। किसी भी जगह की मिट्टी वो वहां की चट्टानों और वहां के मौसम की करोड़ों साल की कहानी कहती है। झारखंड एक प्राचीन पठार है जो ग्रेनाइट और नीस जैसी पुरानी चट्टानों से बना है, और यही भूवैज्ञानिक संरचना यहाँ की मिट्टी के हर गुण को तय करती है। वैसे किसी भी आदर्श मिट्टी में लगभग 45% खनिज, 25% पानी, 25% हवा और सिर्फ 5% जैविक पदार्थ होता है, जिसे हम ह्यूमस कहते हैं। और मजे की बात यह है कि यही 5% ह्यूमस मिट्टी की असली जान होता है। चलिए तो फिर इस कहानी की शुरुआत करते हैं। स्रोतों में जो पहला तथ्य है वही सबसे चौंकाने वाला है। झारखंड का लगभग 90% हिस्सा लाल मिट्टी से ढका हुआ है। 90%। इसका मतलब तो ये हुआ कि पूरे राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था की नींव इसी एक मिट्टी पर टिकी है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये नींव मजबूत है? क्या ये मिट्टी उपजाऊ है? हाँ, और यहीं पर इस कहानी का सबसे बड़ा विरोधाभास या कह सकते हैं पैराडॉक्स छिपा है। ये मिट्टी खनिजों से तो भरपूर है, क्योंकि ये सीधे चट्टानों के टूटने से बनी है, लेकिन खेती के लिए जिन पोषक तत्वों की जरूरत होती है, उनकी इसमें भारी कमी है। इसका निर्माण करोड़ों साल पुरानी ग्रेनाइट और नीस जैसी आग्नेय चट्टानों के टूटने फूटने से हुआ है। क्योंकि पूरा छोटा नागपुर पठार इन्हीं चट्टानों से बना है, इसलिए यह मिट्टी यहाँ हर तरफ नजर आती है। अच्छा, और इसका गहरा लाल रंग स्रोतों में बताया गया है कि यह फेरिक ऑक्साइड यानी लोहे के एक यौगिक की वजह से है। क्या इस लोहे की ज्यादा मात्रा का रंग के अलावा भी कोई असर होता है? हाँ, बिल्कुल। इसका असर मिट्टी की प्रकृति पर भी पड़ता है। ये उसे थोड़ा अम्लीय एसिडिक बना देता है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी चुनौती इसका गुण है। इसकी बनावट मोटी और छिद्रपूर्ण यानी पोरस होती है। पोरस मतलब एक छलनी की तरह। एकदम सही। आप इसमें जितना भी पानी डालेंगे, ये उसे पकड़कर नहीं रख पाएगी। पानी तेजी से रिसकर नीचे चला जाएगा। और इसके साथ ही इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और सबसे जरूरी ह्यूमस की भी भारी कमी होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसान को प्रकृति से ज्यादा लड़ना पड़ता है। मैंने स्रोतों में पढ़ा कि ऐसी जमीन पर सिंचाई के लिए तालाब और कुएं ही लाइफलाइन है, और रासायनिक खाद के बिना तो गुजारा ही नहीं। बिल्कुल। और यही इस मिट्टी का आर्थिक पहलू है। इसमें खेती की लागत अपने आप बढ़ जाती है। किसान को पानी और पोषक तत्व दोनों बाहर से डालने पड़ते हैं। बहुत मेहनत और सही प्रबंधन से यहाँ धान, मक्का और दलहन जैसी फसलें उगाई जाती हैं, लेकिन ये एक लगातार चलने वाला संघर्ष है। परीक्षा के लिए ये तथ्य तो गांच बांध लेना है कि झारखंड में सर्वाधिक पाई जाने वाली मिट्टी लाल मिट्टी है, जो लगभग 90% क्षेत्र पर फैली है। तो ये साफ है कि 90% जमीन किसानों के लिए एक बड़ी चुनौती है। लेकिन जो बाकी 10% है, क्या उसमें कोई ऐसी मिट्टी है जो इस चुनौती का जवाब देती हो? स्रोतों में काली मिट्टी का जिक्र है, जिसे कुछ लोग काला सोना तक कहते हैं। हाँ, ये मिट्टी उस 10% का असली खजाना है, कह सकते हैं। इसे रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, और ये लाल मिट्टी से बिल्कुल अलग है। इसका निर्माण ज्वालामुखी के लावा से बनी बसाल्ट चट्टानों के टूटने से हुआ है। ओह, अच्छा। इसीलिए ये पूरे राज्य में नहीं मिलती, बल्कि सिर्फ राजमहल के पहाड़ियों के क्षेत्र तक ही सीमित है, जहां करोड़ों साल पहले कभी ज्वालामुखी सक्रिय रहे होंगे। और इसकी सबसे बड़ी खासियत लाल मिट्टी के ठीक उलट होगी, यानी पानी को पकड़ कर रखना। एकदम सही। इसकी जल धारण क्षमता जबरदस्त होती है। पानी मिलते ही ये स्पंज की तरह फूल जाती है और बहुत चिपचिपी हो जाती है। लेकिन इसकी सबसे अनोखी बात तब सामने आती है जब ये सूखती है। सूखने पर इसमें गहरी चौड़ी दरारें पड़ जाती हैं, और ये दरारें प्राकृतिक जुताई का काम करती हैं, मतलब नेचुरल टिलिंग, जिससे हवा और नमी अपने आप मिट्टी की गहराई तक पहुंच जाती है।
कमाल है। इसे ऐसे समझिए कि प्रकृति हर साल किसान का आधा काम मुफ्त में कर देती है। जहां दूसरे किसानों को ट्रैक्टर चलाकर खेत की जुताई करनी पड़ती है, वहीं राजमहल के किसान को ये मिट्टी खोद करके देती है। ये तो सच में फैसिनेटिंग है। लेकिन क्या इसका कोई नुकसान भी है? जैसे जब ये सूखकर पत्थर जैसी हो जाती होगी तो क्या बुआई करना मुश्किल नहीं होता? बहुत अच्छा सवाल है। हाँ, ये एक चुनौती है। अगर बारिश के तुरंत बाद इस पर जुताई ना की जाए तो ये इतनी कठोर हो जाती है कि इसे जोतना लगभग नामुमकिन हो जाता है। लेकिन अगर सही समय पर काम किया जाए तो ये वरदान है। ये नमी को लंबे समय तक बनाए रखती है, इसीलिए ये कपास की खेती के लिए देश भर में सर्वोत्तम मानी जाती है। इसके अलावा चना और गेहूं जैसी फसलें भी इसमें खूब होती हैं। तो अभी तक हमने जिन मिट्टियों की बात की, उनकी खासियत चट्टानों से आ रही है। एक ग्रेनाइट से बनी, दूसरी लावा से। लेकिन झारखंड की पहचान तो इसके मॉनसून से भी है। घनघोर बारिश और फिर लंबा सूखा। क्या इस मौसम के चक्र का भी मिट्टी पर कोई असर होता है? क्या कोई ऐसी मिट्टी है जिसे सीधे सीधे मॉनसून का प्रोडक्ट कहा जा सके? बिल्कुल, आप लेटराइट मिट्टी की बात कर रहे हैं। ये मिट्टी मानसूनी जलवायु की ही देन है, जहां भारी बारिश और फिर तेज गर्मी का चक्र चलता है। इसके बनने की प्रक्रिया को निक्षालन कहते हैं। लीचिंग। निक्षालन, ये प्रक्रिया क्या है? इसे थोड़ा आसान शब्दों में समझाएंगे। जरूर। कल्पना कीजिए कि आप चाय बना रहे हैं। हाँ। जब आप गर्म पानी डालते हैं तो चाय की पत्ती का रंग और स्वाद पानी में घुल जाता है और पत्ती पीछे रह जाती है। निक्षालन भी कुछ ऐसा ही है। जब किसी चट्टान पर मूसलाधार बारिश होती है तो चट्टान के जो घुलनशील तत्व हैं, जैसे चूना और सिलिका, वो पानी के साथ घुलकर बह जाते हैं। पीछे सिर्फ वही तत्व बचते हैं जो आसानी से नहीं घुलते, जैसे लोहा और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड। इसी वजह से ये मिट्टी बहुत ज्यादा उपजाऊ नहीं होती। तो इसीलिए इन इलाकों की जमीन अक्सर कंकड़ पत्थर वाली और लाल भूरी दिखती है। क्योंकि सारे पोषक तत्व तो बारिश ने धो दिए। एकदम सही पकड़ा आपने। इसकी बनावट दानेदार और पथरीली होती है और ये सूखने पर ईंट की तरह कठोर हो जाती है। इसीलिए इसमें ज्यादातर मोटे अनाज उगाए जाते हैं, जैसे रागी, बाजरा, ज्वार और अरहर, जिन्हें बहुत ज्यादा देखभाल या पोषक तत्वों की जरूरत नहीं होती। और ये मिलती कहाँ है? ये मिट्टी आपको रांची के पश्चिमी हिस्सों, पलामू के दक्षिणी भागों और संथाल परगना के कुछ इलाकों में मिलेगी। झारखंड में दामोदर, स्वर्ण रेखा, सोन जैसी नदियां भी बहती हैं। नदियां तो अपने साथ उपजाऊ मिट्टी लाने के लिए जानी जाती हैं। क्या वे भी झारखंड के लिए ऐसा कोई तोहफा लाती हैं? स्रोतों में जलोढ़ मिट्टी का जिक्र है और साथ ही खादर और बांगर जैसे शब्द भी हैं। हाँ, भले ही झारखंड का ज्यादातर हिस्सा पठारी है, लेकिन नदी घाटियों में ये तोहफा जरूर मिलता है। जब नदियां पहाड़ों से उतरती हैं तो अपने साथ ढेर सारी गाद, रेत और जैविक पदार्थ बहा कर लाती हैं और मैदानी इलाकों में जमा कर देती हैं। यही जलोढ़ मिट्टी है और ये झारखंड की सबसे उपजाऊ मिट्टी है। और खादर और बांगर ये बेसिकली इसी मिट्टी की उम्र बताते हैं। उम्र? ये तो दिलचस्प है। मतलब एक जवान मिट्टी है और एक बूढ़ी? हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं। खादर मतलब नई जलोढ़। ये उन निचले इलाकों में मिलती है जहां नदी की बाढ़ का पानी लगभग हर साल पहुंचता है और मिट्टी की एक नई, ताजी और उपजाऊ परत बिछा देता है। ये बहुत ऊर्जावान और पोषक तत्वों से भरपूर होती है। पाकुड़ और साहिबगंज के कुछ हिस्से इसका बेहतरीन उदाहरण है। और बांगर? नहीं, बांगर का मतलब है पुरानी जलोढ़। ये नदी के बाढ़ वाले मैदान से थोड़ी ऊंचाई पर पाई जाती है, जहां अब बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता। ये खादर जितनी उपजाऊ तो नहीं होती, पर झारखंड की बाकी मिट्टियों से कहीं बेहतर है। तो इसका मतलब हुआ कि झारखंड के जो छोटे छोटे अन्न भंडार हैं, वे इन्हीं खादर और बांगर वाले इलाकों में हैं। हाँ, यहाँ धान और गेहूं की खेती सबसे अच्छी होती होगी। निश्चित रूप से ये क्षेत्र झारखंड की कृषि के लिए एक वरदान है। इनके अलावा कुछ और भी बहुत खास तरह की मिट्टियों का जिक्र है। जैसे एक है अभ्रक मूलक मिट्टी। ये नाम सुनते ही मेरे दिमाग में सीधा कोडरमा और झुमरी तरैया का नाम आता है, जिसे भारत की अभ्रक राजधानी भी कहा जाता है। और आपका ख्याल बिल्कुल सही जगह पहुंचा है। ये मिट्टी कोडरमा, झुमरी तिलैया और गिरिडीह के कुछ हिस्सों में पाई जाती है। यहाँ की चट्टानों में अभ्रक यानी माइका की मात्रा बहुत ज्यादा है। जब ये चट्टानें टूटती हैं तो अभ्रक के चमकीले कण मिट्टी में मिल जाते हैं, जिससे इसका रंग हल्का गुलाबी या पीला हो जाता है। अच्छा। अगर आपने कभी इन इलाकों में सफर किया हो तो देखा होगा धूप में जमीन हल्की हल्की चमकती है। वो कोई जादू नहीं,
यही अभ्रक के कण होते हैं। दिखने में तो ये बहुत सुंदर लगता होगा, पर स्रोतों के अनुसार ये खेती के लिए अच्छी नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि अभ्रक के कण पानी को बिल्कुल नहीं सोखते। वे पानी के लिए एक ढाल की तरह काम करते हैं। पानी या तो सतह से बह जाता है या सीधे नीचे चला जाता है। मिट्टी में नमी रुकती ही नहीं। और सीधी सी बात है, अगर मिट्टी में नमी ही नहीं रुकेगी तो फसल कैसे उगेगी? इसीलिए ये खेती की किसी काम की नहीं रह जाती। सही बात है। इसी तरह हजारीबाग और धनबाद में दामोदर घाटी के पास बलुई मिट्टी भी मिलती है, जो लाल मिट्टी का ही एक रूप है, जिसमें बालू की मात्रा ज्यादा होती है और ये मोटे अनाज के लिए ठीक ठाक है। ये तो बहुत ही विस्तृत वैज्ञानिक वर्गीकरण हो गया है। लेकिन एक किसान जो पीढ़ियों से अपनी जमीन पर काम कर रहा है, वो अपनी जमीन को कैसे समझता है? स्रोतों में टांड और दोन का जिक्र था, जो मुझे सबसे दिलचस्प लगा। ये विज्ञान से ज्यादा अनुभव की भाषा लगती है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। ये पीढ़ियों का जमा किया हुआ ज्ञान है। वैज्ञानिक वर्गीकरण आपको मिट्टी की केमिस्ट्री बताएगा, लेकिन टांड और दोन का वर्गीकरण आपको बताएगा कि उस जमीन पर जीना कैसे है। झारखंड में ऊंचाई के आधार पर जमीन को 2 मुख्य हिस्सों में बांटा जाता है। तो टांड का मतलब हुआ ऊंची जमीन? हाँ, टांड मतलब ऊंची भूमि, जिसे स्थानीय भाषा में बारी या भीठा भी कहते हैं। यहाँ ढलान की वजह से बारिश का पानी रुकता नहीं, बह जाता है। इसलिए किसान इस जमीन पर मक्का, दलहन, सब्जियां और मोटे अनाज जैसी फसल लगाते हैं, जिन्हें कम पानी की जरूरत होती है। और दोन इसका ठीक उल्टा होगा, नीची जमीन जहां पानी आकर जमा होता है। बिल्कुल। दोन यानी नीची भूमि, जिसे बैयर या गड़ा भी कहते हैं। खेतों का सारा पानी बहकर यहीं जमा हो जाता है, जो धान की खेती के लिए एक आदर्श स्थिति बनाता है। अच्छा। आप किसी भी गांव में चले जाइए, आपको ऊंची जमीन पर मक्का और नीचे खेतों में धान लगा हुआ दिखेगा। ये साधारण सा वर्गीकरण ही झारखंड की पूरी कृषि व्यवस्था और वहां के लोगों की खाद्य सुरक्षा की रीढ़ है। ये एक तरह से जमीन पर लिखा हुआ एक सर्वाइवल मैनुअल है। कमाल है। तो चलिए अब थोड़ा अपनी एग्जाम वाले मोड में आते हैं। इस पूरी चर्चा से जेपीएससी या जेएसएससी की परीक्षा के लिए क्या मुख्य बातें निकल कर आती हैं? अगर मुझे इस विषय से एमसीक्यू बनाने हो तो कैसे बनेंगे? देखिए, इस विषय से 4 तरह के सवाल सबसे ज्यादा बनते हैं और इन्हें समझना बहुत जरूरी है। पहला और सबसे आम प्रकार है डिस्ट्रिक्ट सॉइल मैचिंग। एक तरफ मिट्टी का प्रकार दे देंगे, जैसे काली मिट्टी, अभ्रक मूलक मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी, और दूसरी तरफ जिलों के नाम, जैसे कोडरमा, राजमहल, रांची, और आपको सही मिलान करना होगा। ठीक है, जैसे काली मिट्टी को राजमहल से और अभ्रक मिट्टी को कोडरमा से मिलाएंगे। दूसरा प्रकार क्या हो सकता है? दूसरा है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस। इसमें आपको मिट्टी के गुणों पर आधारित 2-3 कथन दिए जाएंगे। जैसे पहला कथन, लैटेराइट मिट्टी का निर्माण निक्षालन की प्रक्रिया से होता है। दूसरा कथन, लाल मिट्टी में ह्यूमस और नाइट्रोजन की प्रचुरता होती है। और फिर पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा कथन सही है या गलत है। समझ गया। यहाँ दूसरा कथन गलत है और तीसरा प्रकार मिट्टी और फसल के मेल पर आधारित हो सकता है ना? हाँ, ये तीसरा प्रकार है सॉइल प्लस क्रॉप कॉम्बिनेशन। सीधा सवाल आएगा, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है? उत्तर होगा काली मिट्टी। या रागी की फसल के लिए कौन सी मिट्टी बेहतर है? उत्तर होगा लैटेराइट। और चौथा और सबसे आसान प्रकार है डायरेक्ट फैक्ट्स। जैसे झारखंड के कितने प्रतिशत भाग पर लाल मिट्टी पाई जाती है? 90%। बिल्कुल। तो ये स्पष्ट है कि झारखंड की भूमि सिर्फ एक लाल रंग का कैनवास नहीं, बल्कि एक रंगीन चादर की तरह है, जिसमें काली, पीली, भूरी हर मिट्टी की अपनी कहानी और अपनी भूमिका है। यह सिर्फ खेती को ही नहीं, बल्कि वहां के भोजन, आय और संस्कृति को भी गहराई से तय करती है। बिल्कुल। राजमहल के किसान की दुनिया पलामू के किसान की दुनिया से बिल्कुल अलग है, और इस फर्क की जड़ उनकी जमीन की मिट्टी में है। और जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं। आज हमने मिट्टी की प्राकृतिक बनावट को समझा, जो करोड़ों सालों में बनी है। लेकिन भविष्य की चुनौतियां, जैसे जलवायु परिवर्तन, अनियमित मानसून और घटता भूजल स्तर, इन मिट्टियों के स्वभाव और इनकी उर्वरता को आने वाले दशकों में किस तरह बदल सकती हैं? ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। निश्चित रूप से। और परीक्षा की तैयारी करने वालों के लिए इस विषय पर बने एमसीक्यूज पर मजबूत पकड़ स्कोर में एक बड़ा अंतर ला सकती है।